नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ 1.5 करोड़ की डकैती में उत्तर प्रदेश के एसटीएफ और उन्नाव की पुलिस ने आज तड़के उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर गांव में एक मुठभेड़ में एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह को गोलियों से ढेर कर दिया। इससे पहले 5 सितंबर को मंगेश यादव को पुलिस ने इसी कांड में मुठभेड़ में मार गिराया था। इस पूरे मामले में जो 13 आरोपी हैं उसमें 9 गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 मारे जा चुके हैं और 2 अभी भी फरार हैं। अनुज प्रताप के इनकाउंटर के बाद फिर उसी तरीके का बवंडर शुरू हो गया है जैसे मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद इसे राजनीतिक रूप दिया गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति देखकर गोली मारती है। और अब अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं और किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। अनुज प्रताप का नाम तो नहीं लिया अखिलेश यादव ने, जैसा कि खुलकर मंगेश यादव के मामले में उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कमजोर लोग हैं, सरकार की तरफ इशारा है, मुख्यमंत्री की तरफ इशारा है कि जो कमजोर लोग हैं वो एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं और किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इस एनकाउंटर को भी अखिलेश यादव ने परोक्ष रूप से फर्जी कहा है और नाइंसाफी बताया है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना चाहती है यह सरकार। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं ताकि भविष्य में उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र है। ये अखिलेश यादव इसे बता रहे हैं। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो आने वाले वक्त में फिर कभी सत्ता में वापस नहीं आएंगे, ना ही उनको जनता चुनेगी। इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई प्रवेश करे और ना ही कोई निवेश करे। यूपी की जागरूक जनता ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने इनमें भी साफ तौर पर सीधा स्टैंड लिया है। अनुज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के अमेठी का रहने वाला और उसके पिता ने कहा कि उसे बेवजह मारा गया और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो ये मुद्दा उठाया था उसकी वजह से उनका बेटा मारा गया। तो कुल मिलाकर इस डकैती में जो 2 इनकाउंटर हुए हैं वो राजनीति की भेंट चढ़े हैं या यूं कहें कि उन पर राजनीति हो रही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे मसले पर ये कहा जा रहा है कि अनुज प्रताप पर डकैती समेत 2 मुकदमे थे, 1 लाख का इनाम भी था। 1 लाख का इनाम तो हाल में ही इसी मसले पर घोषित कर दिया गया था इस डकैती में। लेकिन वो दृश्य दिखाए जाएं जिसमें ये एसटीएफ बता रही है कि अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव ये दोनों इस डकैती में शामिल थे। तो वो जो डकैती का दृश्य है उसमें बाकायदा एसटीएफ ने स्पॉट करते हुए बताया था कि किस तरीके से इन लोगों ने वहाँ सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डाली थी। तो ये पूरे जो विजुअल्स हैं आपके सामने हैं उसमें लगातार ही दिखाया गया था। ये तस्वीरों में आप देखिए कि अनुज प्रताप सिंह 3 नंबर पर है और मंगेश यादव लगातार आपको दिख रहा है। तो इस तरीके के दृश्य भी उस वक्त एसटीएफ ने स्पॉट किए थे और 2 लोगों को मार दिया। अब सवाल ये है कि क्या और बाकी लोगों को जो सजाती लोग थे मुख्यमंत्री के उनको हाफ एनकाउंटर में या उनके पैर में गोली मारकर इस मामले का मुख्य आरोपी विपिन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया हाफ एनकाउंटर में। तो ये भी आरोप लगा कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जाति देखकर गोली मार रही है और जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं उनको बख्शा जा रहा है। तो जब आपका एनकाउंटर हो गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो नहीं चाहते वो जाति पाति का झगड़ा ये विपक्ष वाले उलझाते। बताइए, उनकी सरकार केवल अपराधियों के उन्मूलन के लिए काम कर रही है। तो कुल मिलाकर क्या जो ये अनुज प्रताप का एनकाउंटर है क्या बैलेंस किया गया है? क्या पुलिस ने इसको बैलेंस किया है? विपक्ष यही कह रहा है, समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बैलेंस करने के लिए मतलब तो क्या इस तरह भी पुलिस काम करती है? और ये 2 इनकाउंटर में
उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की सबसे जाबाज फोर्स एसटीएफ पर भी उंगली उठी है। विपक्ष ने उंगली उठाई है, परिजनों ने उंगली उठाई है। लेकिन तीसरा पक्ष ये है कि जो पिटा, जो लूटा, उसकी कौन सुनेगा? एक यादव हो गया, एक ठाकुर हो गया, अपराधियों को जातियों में बांट लिया गया। लेकिन जो ज्वेलर है या जो इस प्रदेश में जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनके साथ घटनाएं होती हैं आपराधिक, उनकी कौन सुनेगा? या फिर यही चलता रहेगा कि मेरा अपराधी, तेरा अपराधी, इस जाति का अपराधी, उस जाति का अपराधी? तो आज मंथन में हम इस एंगल को भी तलाशेंगे कि भाई पीड़ित की बात कौन करेगा। सबसे बड़ा यही सवाल है कि वास्तव में पीड़ित के लिए कौन काम करेगा, पीड़ित के लिए कौन बात करेगा। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एनकाउंटर पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो सुनिए। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है एनसीआरबी, अगर हम एनसीआरबी के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? क्या सपा विधायक है जाहिद बेग, उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, जाहिद बेग हर घर में कोई न कोई काम करने वाला होता है। अब जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं, और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो इनकाउंटर हैं, अगर इतना ही पुलिस कामयाब है, खौफ है, तो महिला अपराध क्यों हो रहा उत्तर प्रदेश में? इनकाउंटर एक राजनीति का विषय बन गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेताजी मुलायम सिंह के कार्यकाल में 499 इनकाउंटर हुए। उस दौरान तमाम दुर्दांत डकैत भी मारे गए। मायावती ने 261 इनकाउंटर मायावती के कार्यकाल में हुए। उसके बाद तीसरे नंबर पर 207 इनकाउंटर योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो इनकाउंटर पहले भी होते रहे हैं, लेकिन ऐसा अब क्या है जिस पर समाजवादी पार्टी या जो विपक्ष है उसको एतराज है? और क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है कि ये शतरंज का खेल चल रहा है, शह और मात का, जिसमें किसी की जान की कीमत नहीं है? यह सब कुछ फैसला, डिसीजन ऑन द स्पॉट, फैसला क्या सब कुछ फैसला पुलिस कर देगी? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि जो तीसरा पक्ष है, पीड़ित पक्ष, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा।
जो एनकाउंटर के मसले पर कुछ बयानात हैं हमारे सामने, उनको सुन लीजिए, फिर चर्चा करेंगे। थाना मोहनगंज तहसील दुलई जिला में थी। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर नाम था। पुलिस ने उसको इनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। हम लोगों को कोई भी जानकारी इस विषय में नहीं। लास्ट में गांव में कब आया था? 3 मई में आया था, 4 जून को गए थे। एक व्यक्ति सरकार लगातार जो है विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो। हमको कोई सूचना नहीं मिली थी सर। हाँ, कल सुल्तानपुर पुलिस आए थे 2 गाड़ी और मुझसे पूछताछ की कि अनुज कहाँ है, लेकिन हमने कहा हमको सर कोई पता नहीं था। उसके विषय में हमको 16 दिन अंडर कस्टडी रखा गया था और 16वें दिन हमको छोड़ा गया था, लेकिन हमें कोई जानकारी है उससे कोई बात निश्चित नहीं हुई। आपको किस मामले में इसी लड़के के विषय में हमको 16 दिन अंडर कस्टडी रखा गया था। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कुछ कहा नहीं, 16वें दिन हम लोगों को छोड़ दिया जी। हमको कोई जानकारी नहीं थी। सुबह हमारे प्रधान जी आए तो उन्होंने बताया कि अनुज का इनकाउंटर हो गया। आज दिनांक 23/9/24 को अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ व दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया। उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन ऑफ धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1 लाख का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था। इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा एक बैग बरामद हुआ है जिसमें जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद हुई है। इसमें अचलगंज पुलिस के द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 28/8/24 को जनपद सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती से संबंधित अभियुक्तगणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो एक इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। जिला फील्ड यूनिट की टीम व थाना अचलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विषय नाम का नहीं है। विषय को गुंडा है, माफिया है, लोगों का दमन करता है, महिलाओं को उत्पीड़न करता है और खास तौर से पुलिस पर गोलीबारी करता है। जिन जिन लोगों ने पुलिस पर हमलावर होकर गोलीबारी करने का काम किया तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में घटना हुई होगी तो घटना स्वाभाविक है। पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है। तो मुझको लगता है मुख्यमंत्री के शासन में सब प्रकार से काम ठीक चल रहा है। सीधे मेहमानों का परिचय कराऊंगा। जयप्रकाश पूर्व आईएएस हमारे साथ, माफ़ कीजिएगा, पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत जयप्रकाश जी। हयात उमर बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वारसी आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और पीड़ित पक्ष की रहनुमाई के लिए हमने अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद वर्मा जी को आमंत्रित किया है। वर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। क्योंकि हमने देखा कि भाई कोई अपराधियों की जात बता रहा है, कोई कह रहा ठाकुर मारे जा रहे हैं, कोई कह रहा यादव पे इनकाउंटर हो गया, इनकाउंटर गलत हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही। पीड़ित पक्ष की बात ही नहीं हो रही। जिसकी सुरक्षा की शपथ लेकर सरकार सत्ता में आई या विपक्ष भी उसी की सुरक्षा की बात करता, उसकी बात ही नहीं करी। मनोज यादव के से सीधा इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मनोज जी, लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हम जाति नहीं देखते और हम इस ओर कहीं ना कहीं हमारा कोई वो भी नहीं होता। हम तो
अपराधी की कोई जाति नहीं होती। जो अपराधी ना ठाकुर होता, ना ब्राह्मण होता, ना यादव होता है, ना ओबीसी होता, ना दलित होता, अपराधी अपराधी होता है। और वो उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने प्रूव भी किया है। आप लोग मंगेश यादव के बाद सवाल उठा रहे थे कि बाकी लोगों को सेफ पैसेज दिया गया, पैर में गोली मार के वो किया गया। एक एनकाउंटर आज और हुआ है। मनोज यादव, देखिए दुर्गेश जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा, इनकाउंटर पे इनकाउंटर हो रहा, हजारों हजार इनकाउंटर हो चुके जिसमें सैकड़ों सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी, रुकने का नाम ही नहीं। रोज हो रहे हैं, बच्चियों के साथ रोज हो रहे हैं, लूट रोज हो रहे हैं, डकैती रोज हो रहे हैं। इसके पढ़े लिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये इनका कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से अपराध को कंट्रोल करने का? आपने क्या किया है पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, अपराध को कम करने का? क्या आपने पुलिस की तैयारी बढ़ाई? क्या आप लोगों को सुरक्षा देने का काम किया जिन लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए सरकार के द्वारा? अपराधियों पे आप सरकार बताना चाहते हैं, अपराधियों पे कार्रवाई के बावजूद भी, इतनी कार्रवाई के बावजूद भी ये इनकाउंटर का जो नया चलन स्थापित किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या अगर उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर करने से अपराध खत्म हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ, तो फिर ये प्रवृत्ति है, ये गुस्सा है एक ऐसे मुख्यमंत्री का जिसको चिड़न होती है, ऐसे मुख्यमंत्री का जिसपे अपना कोई कंट्रोल नहीं है। दुर्गेश जी, आपा खो देने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो तुरंत ही कोई सवाल पूछ ले आपा खो देंगे, तुरंत ही कोई कुछ कह दे, जाओ इसका एनकाउंटर कर दो, जाओ इसको मार दो, इसको उठा लाओ, इसको गोलियों से मार दो, इसने लूट की है, इसने डकैती की है, इसको मारना है, ये विपक्षी दल का विधायक है, ये विपक्षी दल का सांसद है, इसको पुलिस कस्टडी में मरवा देंगे, इसको जेल में मरवा देंगे, उसको जज के सामने गोली मार दी जाएगी। क्या कर रहे हो तमाशा योगी आदित्यनाथ जी, क्या तमाशा कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश इस बात के लिए नहीं जाना जाता है। असल में अगर आप अपराधियों को मारना चाहते हैं तो बड़े बड़े अपराधी पड़े। वैसे उनका एक सजातीय अपराधी है, बनारस क्षेत्र का बहुत दुर्दांत अपराधी के रूप में जाना जाता है। उनके लिए क्या किया? उनको तो वाई सीढ़ी की सुरक्षा। वाह 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 वाह, योगी आदित्यनाथ को तो कोई ऐसा रत्न देना चाहिए जिस रत्न का आविष्कार अब तक भारत में ना हुआ हो। वाई सीढ़ी की सुरक्षा उसपे जिसपे 104 से ज्यादा मामले रिश्तेदार रखता है योगी आदित्यनाथ जी आपका, आदि नहीं दिखाई पड़ते हैं। और अगर मुकदमे ही देख के गोली मारनी है तो तुम्हारी जाति वालों पे मुकदमे तो बहुत दिन ज्यादा हो गए हैं और वो फैस भी कर रही है वो पूरी सूची, कई लोगों ने पढ़ी है। मरवा दो सबको गोली। मनोज यादव जी, आज अनुज प्रताप के पिता ने कहा कि अखिलेश यादव के दिल को ठंडक पहुंच गई, उनके बेटे को मरवा दिया। अगर अखिलेश यादव इस तरह जातियों पर इन अपराधियों को ना लेकर आते तो शायद उनके बेटे को पुलिस नहीं मारती। वो सीधा इशारा था कि पुलिस ने बैलेंस एक्ट किया है। ये पुलिस से सवाल पूछा जाना चाहिए कि पुलिस ने क्यों बैलेंस एक्ट किया, क्यों किसी ने अपराधी को या जो छोटी सी गुनाह का सजा वाला व्यक्ति उसको बड़ा सजा कैसे दे दी? 4 तारीख को आप उसका इनाम बढ़ाओगे, 5 को इनकाउंटर कर दोगे। आप ही बड़े सियाने हो ना, आप ही के माँ बाप ने आपको पढ़ाया है। और बाकी जो सत्ता के विपक्ष में बैठे वो तो सब ज्ञानी लोग हैं, उनको तो कुछ मालूम नहीं है। इस पुलिस से बताए दे रहे हैं हम, जो उत्तर प्रदेश में पुलिस बैठी है, वो चाहे अमिताभ यश के नेतृत्व में हो चाहे डीजीपी जी के। आप याद रखिएगा, सत्ता बदलने के बाद आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, आप धमका रहे हैं, पुलिस के काम को प्रभावित कर रहे हैं, आप धमका रहे हैं मनोज यादव, सत्ता की धमकी दे रहे हैं, सत्ता की धमकी दे रहे हैं आप। मतलब अपराधी पुलिस क्या करे? अच्छा बताओ, पुलिस क्या करे? अपराधी के साथ कैसे पकड़े उसको? अगर 1.5 करोड़ की लूट हो गई, अगर उस पर अपराधी पकड़े नहीं जाते तो आप कहते भाई वाह, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कहाँ डूब मरे पुलिस। और अब जब कार्रवाई हो रही तो आप धमका रहे हो, आप लोग कैसे चलाओगे भाई? दुर्गेश जी एक बात बताइए, मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जिन अपराधियों का मैंने बड़े माफियाओं का नाम लिया, लिस्ट पूरी उनको तो जेल से छुड़वाते हो,
हमारी ही पार्टी के विधायक जवाहर सिंह यादव जो प्रयागराज से विधायक थे, उनके हत्यारे करवरिया बंधु जिनको सजा हो गई थी, उम्र कैद हो गई थी, उन्हीं योगी आदित्यनाथ ने उनकी सजा माफ करा दी राज्यपाल के द्वारा। कह के कौन से अपराध से लड़ रहे हैं योगी तो आदित्यनाथ? राज्यपाल का विशेषाधिकार है, कहाँ आप क्या बात करते हैं? अच्छा, तो सरकार ने उनका खंडन किया क्या? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर उस लड़के के पिता ने कहा तो लड़की ने क्या कहा, उसकी बहन ने क्या कहा कि जितने भी अपराधी हैं सबको गोली मरवा। बहन ने कही है। अच्छा ये बताओ मनोज यादव जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेताजी जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो 500 लोगों का इनकाउंटर हो जाता है, तब बीजेपी ने नहीं कहा कि भैया जाति देखकर गोली मारी आपने, और अब आप लोग ये सब ये इनकाउंटर पे पॉलिटिक्स करने लगे आप लोग। योगी जी ने कहा कि भाई जाति पाति का जो जहर बो रहे हैं वो समाज के हितैषी नहीं है। देखिए, आप हमारे साथ कोई पुलिस अधिकारी भी हैं, वो आपको बेहतर समझाएंगे। आपकी पुलिसिंग और आपकी पुलिसिंग में बड़ा अंतर आ गया। तब कोई ऐसा हमारे पास गैजेट्स नहीं था, कोई ऐसा संचार की व्यवस्था नहीं थी कि हम अधिकारियों को अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम। आज तो ट्रेसिंग के 1000 तरीके हैं, किसी भी अपराधी को कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं। वो हम पे कितनी गोली चलाएगा? और जब उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो गया साहब, तो फिर ये कट्टा बंदूक लेके कैसे घूम रहे हैं लोग, कैसे पुलिस पे फायर कर रहे हैं? ठीक है, ये बात सोचने वाली। और सुनिए, एक प्रवृत्ति और बताना चाहता हूं जो इस पे आनी चाहिए क्वेश्चनिंग। अगर ये सारे अपराधी गोली चलाने वाले होते तो उनको लूट के दौरान वो अपराधी गोली चलाते, वहां पे बैठे लोग, उनका काम और आसान हो जाता। उन्होंने वहां तो गोली चलाई नहीं, हथियार तो सबके पास थे। ये बात भी तो पूछनी चाहिए ना। जब जांच का विषय होगा तो पता तो चलेगा ही कि जहां उनको गोली चलानी चाहिए थी वहां गोली चलाए नहीं, पुलिस के ऊपर लगातार गोली चला रहे हैं। गजब बात है भाई। वैसे ये काम बीजेपी कर सकती है, लेकिन उन्होंने हमें रास्ता बता दिया है। हम जवाब देंगे समय आने पे, और वो जवाब संवैधानिक कहाँ ले जाओगे समाज को भाई मनोज यादव? अब आपकी सरकार आएगी तो आप ये करोगे, गलत बात है। मतलब क्या क्या संदेश दे रहे हो आप? अंदर कार्य करेंगे ना 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 ना, आप गलत फिर में गलत बता रहे हैं। गलत कहने से, आपके गलत कहने से गलत नहीं हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने लाइव इनकाउंटर, समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइव मुठभेड़ हुई माफियाओं से, सरगनाओं से लाइव। और एक उदाहरण नहीं है, दर्जनों उदाहरण है, और माफिया मारे गए हैं मुठभेड़ में। बहुत सारे लोग, शैलेंद्र सिंह जैसे डीएसपी ने इस्तीफा भी दिया है, जेल भी गए हैं, वो भी क्यों भूल जाते हो मनोज यादव? क्या बात करते हो आप लोग? फिर जो प्रवृत्ति आपने पैदा की, वो प्रवृत्ति का आगे संचालन किया जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अनिल शुक्रवारसी को मैं लेता हूँ। अनिल शुक्रवारसी, प्रवृत्ति आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है मनोज यादव, मैं लौटूंगा। अनिल शुक्रवारसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अनिल शुक्रवारसी जी, जो जनता, जिस जनता ने आप लोगों को वोट दिया कि भाई आप लोग कानून व्यवस्था ठीक रखेंगे, सारी व्यवस्थाएं ठीक रखेंगे, अब बहस इस पर होने लगी कि यादव मारा कि ठाकुर मारा कि बामभन मारा कि बनिया मारा। अरे वो पीड़ित कहाँ गया? पीड़ित पक्ष की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है तो पीड़ित पक्ष को ही न्याय दिलाने के लिए हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये छोटी मानसिकता वाले लोग हैं जो अपराधियों को जातियों में बांटते हैं। अपराधी की कोई जात होती नहीं है, अपराधी का काम तो अपराध करना होता है। वो ये अपराध करते समय ये भी नहीं देखता वो किसके साथ अपराध कर रहा है। अब जब जो है क्या नाम, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, अब इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि साहब बैलेंस करने के लिए, तो कोई किसी को बैलेंस करने के लिए क्या कोई किसी की जान ले लेगा? हाँ, मैं हैरत में हूँ, मैं हैरत में हूँ कि भाई अगर बैलेंस बनाने के लिए जान ही ले लोगे आप लोग। मतलब वही कह रहे हैं, ऐसा जो नहीं लोग होता अगर ऐसा है और ऐसा पुलिस कर रही है तो ये तो बहुत खराब काम है। जो लोग भी इस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, छोटी सोच उनकी है। इतना बड़ा प्रदेश है, कानून व्यवस्था को कायम करना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रात दिन उसके लिए काम कर रहे हैं। और अगर दिन दहाड़े इस तरह की वारदातें होती हैं तो अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाएगा तो ये तो फिर जगह जगह शुरू हो जाएगा, फिर तो कोई भी कहीं से भी सेफ नहीं रहेगा। मनोज यादव, मैं आऊंगा, जरा वारसी जी को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास जी। पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा रहा है कि आदमी जो है, आप तो खुद देखने वाले हैं कि जो है आदमी कलेक्टरगंज से जाता था किदवई नगर, पैसे लेकर के नए पुल पे छीन लिया जाता था। कोई दुकान बंद करके जाता था
जेवरात की तो रास्ते में छीन लिया जाता था। तो आज कम से कम ये स्थिति तो नहीं है। अगर जिन लोगों ने इस तरह की कोई दुस्साहस कर रहे हैं कि दिन दहाड़े वो जा करके डकैती डालने का काम कर रहे हैं, तो सरकार अगर उनसे स्ट्रांगली निपट रही है तो लोगों को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि ये कहना चाहिए कि तुमने इसको मार दिया, उसको मार दिया, फलाने। और जो अभी डाटा आए थे, जो अभी मनोज भैया कह रहे थे कि सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, वो तो सबके सामने डाटा है कि कितने क्या मारे गए हैं, और पहले उसी लिए देना पड़ा। तो उसमें तो ब्राह्मण भी मारे गए, क्षत्रिय भी मारे गए, सारे जो भी बदमाश थे वो किसी जात के हों, तो और किसी जात को इतराज नहीं हुआ, इन लोगों को ज्यादा इतराज हो जाता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अपराधियों को कभी भी जात में मत बांटिएगा, अपराध को अपराध के हिसाब से देखिएगा, और सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम कर रही है तो उसको काम करने दीजिए। ठीक बात है। मनोज यादव रिएक्ट करिए, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। जल्दी से बहुत जल्दी 5 सेकंड। मनोज यादव। लखीमपुर खीरी में एक मंत्री के बेटे ने 5 किसानों को जिंदा गाड़ी से चढ़ा के मार दिया था। एनकाउंटर में क्या फेल हो गया था उंगली क्या, या इसमें टूटन हो गई थी उंगली? एक दूसरा, जो आपने बात एक्सेप्ट कर ली कि स्ट्रॉन्ग, हमें मालूम चल गया कि आपने ही कार्रवाई की, कोई मुठभेड़ नहीं है, ये मंशा है, वो स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। लूट वाली घटना पे बेबराबर लाशें गिरा देंगे। बहुत आभार, ईश्वर आपको इसी तरह। मुझे एक ब्रेक पर जाना है मनोज यादव, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपकी बात आ गई। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद मैं सवाल पूछूंगी कि क्या पीड़ित पक्ष कहाँ चला गया? इस जो राजनीति है, इनकाउंटर पॉलिटिक्स में है, इस पे पीड़ित पक्ष की बात क्यों नहीं कर रहा है? जो क्राइम बढ़ रहा, घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी बात होनी चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यादव पर अखिलेश, अब सिंह पर क्लेश, ये आज हमारे कार्यक्रम का थीम है। हमारे इनपुट एडिटर अरुण अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अरुण, ये जो उन्नाव में हुए इस पूरे घटनाक्रम जो हुआ है, जिसे एनकाउंटर कहा गया है, उसमें अनुज प्रताप सिंह को मारा गया है, पुलिस ने मारा है, उस पर एक खोजबीन अरुण अवस्थी ने की। बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मैं पूर्व IPS अधिकारी जयप्रकाश के पास जाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जयप्रकाश जी। अब सीधे सीधे उंगली उठ रही है कि पुलिस राजनीतिक टूल बन रही है। एक तरफ तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो सरकार का टूल बन रही है, और मनोज यादव जैसे नेता धमका रहे हैं कि मेरी सरकार आई तो हम छोड़ेंगे नहीं, नाम लेकर कह रहे हैं कि भाई STF वाले प्रमुख फला जी, ढिका जी, हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है, फिर जब एक और इनकाउंटर आज होता है तो कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग एक्ट है ये। तो क्या बैलेंस करने के लिए किसी की जान भी ली जा सकती है? क्या ऐसा संभव है क्या? और क्या कहीं पुलिस में रहकर आपने कभी इस तरीके की चीज़ें फील की हैं क्या? इस तरह की चीज़ें होती हैं क्या कि ठीक, अच्छा, अगर यादव को मार दिया, बड़ा बवंडर मच रहा है, बहुत गलत समझ चला जाएगा, तो अब इसको भी टपका दो। जिस पर कहा जा रहा था कि भाई मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग हैं, अखिलेश यादव कह रहे थे, इसलिए पैर में गोली मारी जा रही, तो इस बार खोपड़ी में गोली मार दी। जयप्रकाश जी, देखिए, किसी राजनीतिक प्रश्न का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। मैं तो आपको केवल जो पुलिस की वर्किंग सिस्टम है उस पे बात कर सकता हूँ। जब कोई अपराध होता है तब भी समाज के लोग उस पे अपनी टिप्पणी देते हैं कि ऐसी बड़ी घटना हो गई, और पुलिस का कोई इस पे वो नहीं है, पुलिस के नियंत्रण में नहीं है घटनाएं। उसके बाद पुलिस लगती है, कार्रवाई करती है। जो ये जिस घटना के बाद आपने ये चर्चा रखी है, आपको ये बात मैं बता दूं, हो सकता है आपको जानकारी भी होगा कि कोई भी किसी भी तरह का पुलिस एक्शन में कोई व्यक्ति चोटिल होता है या उसकी डेथ होती है तो उसकी बकायदा इंक्वायरी होती है। हाँ, हम सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये चीजें जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड, इसके लिए एजेंसियां हैं। कोई भी पुलिस का एक्शन है जिसमें कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसकी सूचना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार को दी जाती है, और
मानवाधिकार आयोग द्वारा पुलिस के लिए साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपको ऐसी घटना होने के बाद क्या क्या कार्रवाई करनी है, उस व्यक्ति का कैसे पोस्टमार्टम कराना है, उस केस में क्या लिखा पढ़ी होनी है, क्या सूचना आप हमको देंगे, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी, और जो पुलिस के एक्शन है उसके एक एक पॉइंट पर एनएचआरसी द्वारा जस्टिफिकेशन माना जाता है। तो कोई भी पुलिस की कार्रवाई ऐसी नहीं है कि वो किसी के कुछ इस तरह की, वो नेचुरल प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाइयां होती हैं। ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई बैलेंसिंग कार्रवाई हो रही हो। जब एक अपराधी ऐसा है कि जो समाज विरोधी काम करता है, इतनी बड़ी घटना करता है, तो वह प्रिज्यूम किया जाता है जब वो घिर जाएगा तो वो अपने भी बचाव में या पुलिस से बचने के लिए फायर कर सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और अपने बचाव में पुलिस ने फायर किया हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सही क्या है गलत क्या है, इसके लिए एनएचआरसी ने बकायदा गाइडलाइन बनाई है। किसी भी पुलिस एक्शन में जिसमें कोई व्यक्ति घायल होता है तो ये कार्रवाइयां होंगी। तो उन कार्रवाइयों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस का एक्शन जस्टिफाइड था, नेचुरल था, या उसमें कोई दोषी है। बिना उसके किसी भी इंसिडेंट पर कोई टिप्पणी किया जाना, ये किसी के लिए भी जाति ही कहा जाएगा। एक चीज़ और जयप्रकाश जी, ठीक है, आपने तो जो किताब में लिखा है वो आपने बता दिया हमें। बड़े बड़े बोर्ड मानवाधिकार के, मैंने जब ये शुरू हुआ था मानवाधिकार उत्तर प्रदेश में एक बहुत प्रभावी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया था, तो थानों में बहुत बड़े बड़े मानवाधिकार के बोर्ड लगे थे। अब तो मुझे लगता है बोर्ड वोर्ड कहीं है नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि भाई ऐसा लिखा है तो ऐसा किया जाता होगा, हम सब मान सकते हैं। लेकिन ये बार बार पुलिस के ऊपर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं जाति को लेकर कि भाई पुलिस जबरदस्ती इनकाउंटर कर देती है, जाति देखकर इनकाउंटर कर देती है? कहीं ना कहीं पुलिस सिस्टम में भी कोई डिटोरेशन हुआ है, कोई क्षरण हुआ है क्या, जैसे समाज के अन्य वर्गों में हुआ है? कोई समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें ये आप नहीं कह सकते कि इसमें क्षरण और विकास न हो। क्षरण और विकास तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। तो पुलिस भी समाज का हिस्सा है और पुलिस ही ऑब्जर्वर है, समाज ही ऑब्जर्वर है। तो समाज यदि ऐसा महसूस करता है कि ऐसा कोई क्षरण है तो इसीलिए बार बार सुधार की भी बात होती है, ये अलग विषय है। लेकिन जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को 100% फॉलो ही करना पड़ता है। मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनएचआरसी उन बिंदुओं को स्पष्ट करने के बाद उस केस की सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद यदि उसमें कोई लूपहोल्स होता है, किसी पुलिसकर्मी का कोई दोष पाया जाता है तो वो दंडित किया जाता है। ये एक सेट प्रक्रिया है, उसमें हर पुलिस एक्शन को उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक बात है। जहां तक रह गई क्षरण की बात, तो तमाम प्रश्न किसी भी एजेंसी पर उठते हैं, पुलिस भी उससे दूर नहीं है, उस पर भी प्रश्न उठते हैं। इसीलिए उसमें भी किसी भी एजेंसी में बार बार सुधार की गुंजाइश रहती है, तो पुलिस में भी सुधार की गुंजाइश है। जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं, समाज उसको ऑब्जर्व करता है, जहां उसको लगता है अनुकूल नहीं है वहां उस पर क्वेश्चन खड़े होते हैं। अब जयप्रकाश जी, जिस वक्त हम लोग चर्चा करें उस वक्त इस देश में महाराष्ट्र में एक सबसे चर्चित बदलापुर रेप कांड था, उसके भी आरोपी का एनकाउंटर हो गया थोड़ी देर पहले खबर आई कि वो जो उसको ले जा रहे थे तिलोजा जेल से और उसको वो पुलिस वालों की रिवॉल्वर छीन कर भागा। फिर ये खबर आई उसने गोली खुद को मार ली, फिर पता चला एक दरोगा जी घायल हो गए। लेकिन ये सब चीज़ें अब थोड़ी देर पहले अभी खबर आई कि भाई वो एनकाउंटर में मारा गया। तो अब जेल से ले जा रहे थे या जेल पहुंचा रहे थे सुनवाई के बाद, वो भी इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं कि इस तरह के भी एनकाउंटर होते हैं इस देश में। हो सकता है कल बदलापुर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा हो कि बहुत सारी बातें उसने उगलनी थी, पूछताछ में बहुत सारे सवाल कल उठ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल उठ रहे हैं। अरुण अवस्थी हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, इस मसले को लेकर जो अचलगंज थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है, इसको लेकर आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है और कौन से वो सवाल हैं जो आपके गले नहीं उतर रहे हैं? एक पत्रकार के रूप में आपका लंबा पत्रकारिता का अनुभव भी है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो सुल्तानपुर या जौनपुर से या अमेठी से उन्नाव कैसे पहुंच गया? उन्नाव में यदि उसका कोई कनेक्शन है तो वो कनेक्शन अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचा?
एक मोटरसाइकिल से वो कितनी दूरी तय कर चुका था और जिस समय घटना हुई उस समय वो जंगल में क्या कर रहा था, और घटनाक्रम में वही व्यक्ति मारा गया जो इस पूरे मामले में वांछित था। एक अन्य भी उसके साथ था, जैसा कि पुलिस बता रही, वो भागने में सफल रहा। इस तरीके से कई सवाल हैं। हालांकि अपराधी मरा है और अपराधी के साथ मुठभेड़ पुलिस बता रही है, इसलिए उसको तो मान लिया गया, लेकिन कुछ सवाल है कि वो उन्नाव क्या करने आया, उन्नाव के जंगल में क्या कर रहा था, और जंगल में एक मोटरसाइकिल से दो लोग खड़े खड़े सुबह क्या कर रहे थे। जिस समय एसटीएफ उन्नाव पहुंची और एसटीएफ ने उसको ललकारा, तो एसटीएफ से उसी की मुठभेड़ क्यों हुई जो व्यक्ति हाल एक ज्वेलर्स की दुकान का वांछित था, डकैती का वांछित था, दूसरा भागने में सफल कैसे हो पाया, जबकि एसटीएफ के साथ में लोकल पुलिस भी थी, उसको पकड़ा जा सकता था। इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं। और मोटरसाइकिल से वो उन्नाव क्या करने आया और उस जंगल में क्या कर रहा था जहां पर ये पूरी घटना को एसटीएफ ने किया है। दूसरा सवाल एक और है जो मन में कई बार आ रहा है, अभी सर ने भी कहा और उसके फादर ने भी कहा, एनएचआरसी लगातार काम करती है। आज उसके पिता का बयान था उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस में कि 16 दिन उसे घटना के बाद में पुलिस ने अपने पास पकड़ के रखा हुआ था। तो एनएचआरसी क्या करती है कि 16 दिन तक उसको पकड़े रखा गया, उसके पिता को उसको बैठाले रखा गया थाने में, बाद में छोड़ दिया गया, और आज इस घटना से ठीक एक दिन पहले आज इनकाउंटर हो रहा है। और अगर उसके पिता की माने तो उनका ये कहना है कि कल शाम को 2 गाड़ी से पुलिस गई थी घर पे, उससे पूछताछ किया और उसके बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस लौट गई और आज सुबह एक घटना हो गई। इस तरीके से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं जो उसके पिता के द्वारा भी उठाए गए हैं, और एक पत्रकार के रूप में मैं भी देख रहा हूं कि सुल्तानपुर में घटना करता है, अपने घर वो जाता नहीं है, उन्नाव आया तो उन्नाव कहाँ आया था, किसके घर आया था, वो आदमी अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आ पाया। क्या ये उन्नाव में लंबे समय से शरण लिए हुए था? अगर लंबे समय से उन्नाव में शरण लिए था तो जंगल में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात में जंगल में चला जाता हो, दिन में किसी के घर में रहता हो? वो कह रहे तो छुपा हुआ था जंगल में, एसटीएफ वाले कह रहे जंगल में छुपा हुआ था। तो जंगल में उसके खाने की व्यवस्था क्या थी? जंगल में उसको खाना देने कौन जाता था? इस तरीके से बहुत मतलब आपका सवाल है कि शरणदाता कौन थे? अभी शरणदाताओं का पुलिस ने कोई मुजाहिरा नहीं किया, सामने लेकर वो नहीं आए हैं। मैं गोविंद वर्मा जी के पास जाऊंगा, उसके बाद हयात साहब के पास आ रहा हूं कंक्लूड, चूंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो गई। गोविंद वर्मा जी, आप अखिल भारतीय स्वर्णकार महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और देश भर में घूमते हैं। इस घटना के बाद, चूंकि हम देख रहे हैं कि जब से घटना हुई, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद से अपराधियों पर बात हो रही है। आज एक और इनकाउंटर हुआ, उस पर बात हुई, लेकिन पीड़ित पर कहीं बात नहीं हो रही कि भैया उसका जो सोना व्यापारी है, ज्वेलर है, क्या उसको पैसा पूरा मिल गया, या उसको यूं ही लिखा के ले लिया गया कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है। तो व्यापारी, जैसे मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमारी तो प्राथमिकता व्यापारी की सुरक्षा है, अब उसमें कोई जाति का मरे, हमें कोई इस बात की चिंता नहीं। गोविंद वर्मा। दुर्गेश जी, सबसे पहले बताइए कि पहली घटना नहीं है प्रदेश में। इसके पहले रायबरेली, लालगंज में भी घटना हो चुकी है, बनारस में घटना हो चुकी है, नोएडा में 3 घटनाएं हो चुकी हैं, अलीगढ़ में हो चुकी हैं, मेरठ में हो चुकी हैं। ये पहली घटना नहीं है प्रदेश की। और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी या पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कहने लगते हैं ये काली टोपी वाले, और प्रेजेंट मुख्यमंत्री कहते हैं कि लाल टोपी वाले, पर टोपियों पर लड़ाई कर रहे हैं। अभी तक जितनी डिबेट हुई उसमें केवल हम इनकाउंटर की, चाहे भाजपा का यहाँ नेता हो या मनोज कुमार सपा के नेता हो, केवल काउंटर पर डिबेट कर रहे हैं, जातियों पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, अभी तो मनोज सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि जहाँ गोली चलानी चाहिए वहां नहीं चलाई। क्या आप चाहते थे कि शराब के गोली मार दी जाती, या जो वहां दुकानदार बैठे थे उनको गोलियां मार दी जाती? आपकी क्या चाहत थी माननीय? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नेताजी। दूसरी चीज, भाजपा के नेता से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप अभी कह रहे थे स्ट्रांग एक्शन की दवाई नगर से यशोदा नगर लूट हो जाती है। माननीय पूर्व विधायक जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करके, प्रार्थना करके करना चाहता हूँ। सांसद है भाई, सांसद है, डिमोट क्यों कर रहे हैं? पूर्व सांसद है।
और प्रदेश के साथ साथ चूंकि डबल इंजन की सरकार, आपको हम राष्ट्रीय स्तर की बात बता रहा हूं, आप चले जाइए मोहना, सोनीपत में बहुत बड़ी डकैती हुई थी, रोहतक में डकैती हो चुकी है, फरीदाबाद में डकैती हो चुकी है, वहां किसकी सरकार है? भाजपा की। अब आप राजस्थान कमलेश ज्वेलर्स के यहाँ 1 माह पहले डकैती हुई है, राजस्थान में किसकी सरकार है माननीय? वो भी आप जानते हैं अच्छी तरीके। उत्तराखंड में 5 करोड़ की हरिद्वार में लूट हुई, हरिद्वार में ज्वेलर्स के यहाँ, वहां किसकी सरकार है? चिट्ठा लेकर बैठे हैं गोविंद वर्मा, आज पूरा चिट्ठा लेकर जी सरकार है। मध्य प्रदेश आ जाइए आप, भोपाल शहर में डकैती पड़ती है माननीय, ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? इससे तो हमें ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार अपराधियों से मिली हुई है और बड़े बड़े ज्वेलर्सों के यहाँ लूट करा करके उसमें हिस्सेदारी बांट रही है। ये गंभीर आरोप है गोविंद वर्मा, ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है सरकारों पर। अपराधियों के प्रश्न नहीं है, कोई भी अपराधियों के प्रश्न नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए तो जाकर के प्रदेश में जो हम कर रहे हैं वो सही कर अरे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ठीक है गोविंद वर्मा जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में देखिए जो अपराधी करता है वो मारा जाता है, उत्तर प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक है ना? जायज है, लेकिन सरकार उस पर मिलकर कर रही है। आपने माननीय अभी तक बात की है, कभी किसी हाल की बात की है? इसको ये पीड़ा है, रोजाना डकैती, चोरी, हत्याएं ये हो रही है, इस पर आपका भी नहीं। आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है, गोविंद वर्मा जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे व्यापारियों की चिंता है, उन्होंने कहा इस बात को। क्या काउंटर हो गया है? सपा भी एक्टिव हो गई, भाजपा भी एक्टिव हो गई, क्योंकि उधर सपा ने एक्टिव हुई तो यादव मारा गया। भाजपा क्यों एक्टिव हो गई? क्योंकि ठाकुर मारा गया, इसलिए भाजपा भी एक्टिव हो गई। अब ये दोनों जातियां एक्टिव हो गई, आपस में लड़ते लगे, लेकिन व्यापारियों की सुरक्षा। ठीक है, बड़ा सवाल जो मेरी चर्चा का जो थीम है, ठीक है गोविंद वर्मा जी मैं आऊंगा, मेरी चर्चा का जो थीम है, मैंने शुरू में ही भूमिका में यही कहा था कि भाई पीड़ित कहाँ है, जाति इनका रहा है कहाँ है। हयात उमर साहब के पास पहुंचूंगा। हयात साहब, अब आपने इतनी देर की चर्चा सुन ली और गोविंद वर्मा ने चर्चा को एक नए आयाम में पहुंचाया कि भाई जिस नाम पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, इस नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, सरकार बनी, उन्होंने तो फेरिस्त एक झड़ी लगा दी, पूरे देश की घटनाएं गिना दी कि लग रहा कि पूरा ज्वेलर्स तो लुटे गया है, व्यापार कैसे होगा? हयात उमर साहब। जी सर, पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दे दूं और जो अभी हमारे गोविंद वर्मा जी ने कहा है मैं उनको भी रिस्पॉन्ड करता हूं, उनकी बात का समर्थन करता हूं। क्या कोई ऐसा दिन होता है जब आप अखबार उठाते हो उसमें गंभीर अपराध, हत्या, लूट, डकैती, रेप, जघन्य अपराध उस दिन प्रकाशित ना होते, उस दिन आपको पढ़ने में ना आते हो? क्या कोई ऐसा दिन आपको गुजरता है? एक दिन बता दीजिए, आज अखबार था, आज अखबार में ना कोई रेप की घटना थी, ना कोई लूट की घटना थी, ना कोई डकैती घटना थी, ना कोई और दूसरा जघन्य अपराध था, हमने हत्या थी। एक तो चीज। दूसरी चीज, एनकाउंटर। ठीक है, हमेशा से अपराधी और पुलिस के बीच में लुका छिपी का खेल चलता है और पुलिस की कोशिश होती है कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, उसको गिरफ्तार करे, और अगर अपराधी पुलिस पर हमलावर होगा तो पुलिस को अपनी जान बचाने के लिए जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसमें गोली लगना भी एक साधारण बात है और हत्या हो, एनकाउंटर हो जाना या उसकी मृत्यु हो जाना एक साधारण बात है। लेकिन ये पुलिस तक ही सीमित था अब तक। लेकिन क्या सरकार की पॉलिसी ठोक दो की हो सकती है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं कि पुलिस क्या कर रही है, सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है। क्या सरकार की आधिकारिक पॉलिसी ठोक दो है? अगर सरकार की आधिकारिक पॉलिसी ठोक दो है तब तो फिर पुलिस किसी भी कदम पर, किसी भी एनकाउंटर पर सवाल उठाना बेमानी, और फिर ये मान भी लेना कि सारे एनकाउंटर जेन्युइन है, ये तो और भी ज्यादा हास्यास्पद हो जाएगा। अभी हमारे सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि हर एनकाउंटर के बाद एक एसओपी है कि आप मानवाधिकार को सूचित करेंगे, राज्य मानवाधिकार को सूचित करेंगे, आपने पोस्टमार्टम कैसे कराया,
उसके गवाह कौन कौन से थे, उसका एक लंबी फहरिस्त है और उसके बाद फिर उस पर जांच भी होती है। लेकिन क्या सरकार ने जितने एनकाउंटर हुए हैं इनके बाद क्या किसी एनकाउंटरों पर न्यायिक आयोग का गठन किया है? क्या ये जरूरी था कि जो भी हमारे आरोपित हैं, जो भी वांछित हैं, क्या हम उनको पुलिस ये डिसाइड कर लेगी कि वो अपराधी हैं, उनको ठोक दिया जाए? फिर अदालतों का क्या काम रह गया है? अगर अदालत तक आप अपराधी को, वांछित को, आरोपी को अदालत तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, कानून के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं, कानून के मुताबिक सजा नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या पुलिस को हम अप्रिशिएट करेंगे? अगर पुलिस भी माफिया की तरह, पुलिस भी अगर मानवाधिकारों को ताक पे रख करके अगर गुंडों की तरह, अपराधियों की तरह बर्ताव करने लगेगी, भले ही अपराधियों के खिलाफ कर रही हो, तो क्या पुलिस को अप्रिशिएट करना चाहिए? सवाल एनकाउंटर पे नहीं है, सवाल एक, अगर एनकाउंटर की सूची देखी जाए, अगर सरकारी तुलना की जाए, तो सर्वाधिक एनकाउंटर मुलायम जी के काल में हुए थे, करीब 500 के आसपास। जी 499। जी जी जी। और मायावती जी के उसमें रजीम में करीब करीब 350 एनकाउंटर हुए थे। अखिलेश यादव जी के में ये आंकड़ा 100 के नीचे था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के राज में अब तक 216 एनकाउंटर आधिकारिक रूप से हो चुके। 18,000 मुठभेड़ें हुई है। ऐसा नहीं कार्रवाई नहीं कर रही है, 18,000 मुठभेड़ें हुई हैं। अगर उनके आंकड़े से देखें तो 216 बहुत कम होते फिगर है। 18,000 लोग नहीं मार दिए गए हैं। लेकिन फिर वही बात सवाल उठता है कि क्या ये एनकाउंटर जेन्युइन थे? अगर जेन्युइन थे तो पुलिस ने, सरकार ने इनकी क्या न्यायिक जांच अच्छा, करने हया के आदेश दिए? साहब, समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उसको इस बात का एतराज है। मैं आज सुबह से देख रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि वो कह रहे हैं कि सदन में गोमती नगर एक कांड हुआ था जिसमें लोग पानी उलीच रहे थे लोगों पर, और सदन में मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि साहब हम सद्भावना एक्सप्रेस नहीं चलाएंगे, हम तो बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इस बात को लेकर बहुत एतराज है। जब आप 9 लोग उसमें आरोपी थे तो आपने केवल 2 लोगों का नाम लिया, केवल 2 लोगों का, तो सवाल तो उठेंगे। अगर आप किसी जाति विशेष को इंगित करके आप उसके ऊपर हमलावर होंगे, शब्दों के बाढ़ चलाएंगे, तो कल उस जाति विशेष के लोग भी आपसे सवाल पलट के करेंगे। नहीं, और जो विपक्ष कह रहा है कि भाई इसी वजह से पुलिस किसी को भी ठोक दे रही है, किसी को भी ठोक दे रही है, ये आरोप है। आज मनीष, मारे गए आरोपी के पिता ने साफ कहा कि अखिलेश यादव जी के कलेजे को ठंडक लग गई होगी, अब एक ठाकुर भी मार दिया गया। आप सोचिए पहले, यानी उनका यह आरोप है सीधा सीधा कि ये पूरा एनकाउंटर फर्जी था, उनके बेटे की हत्या की गई है सिर्फ इसलिए कि इस आरोपों को जवाब दिया जा सके कि नहीं, मैं केवल एक ही जाति विशेष के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, सभी जातियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो क्या, जो आपने कहा, क्या पुलिस बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए किसी को ठोक देगी, आप उसकी हत्या कर देगी? अभी आपके रिपोर्टर ने, उन्नाव के रिपोर्टर ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने बहुत अच्छे सब चीजें पूछी कि भाई जंगल में क्या कर रहा था, वो उन्नाव क्या करने आ गया था, किसने उसको शरण दे रखी थी, 2 लोग थे, अंधेरे में आपने गोली चलाई, एक भाग गया और एक वही मारा गया जो वांछित था। तो ये सवाल बड़े लाजमी सवाल हैं और इनके जवाब सरकार को देने चाहिए। पुलिस, देखिए, पुलिस पे तो हमेशा प्रश्न लगते हैं, चाहे वो एनकाउंटर हो या ना हो। पुलिस कार्रवाई करे तो भी प्रश्न लगता है, कार्रवाई नहीं करे तो भी प्रश्न लगता है। इसमें मुझे इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन क्या सरकार पर प्रश्न अगर लग रहे हो तो क्या सरकार जवाब नहीं देगी? सबसे बड़ी बात है कि क्या सरकार की पॉलिसी, किसी भी अब तक किसी भी जितने भी एनकाउंटर, मुलायम सिंह जी के टाइम में 500 एनकाउंटर हुए, 499 एनकाउंटर हुए, लेकिन उनकी क्या पॉलिसी ठोक दो की थी? अगर उनकी पॉलिसी ठोक दो की थी तब तो उन पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन अगर इस सरकार की पॉलिसी है एनकाउंटर, पॉलिसी है ठोक दो की, तो फिर सवाल उठना लाजमी। ठीक है जयप्रकाश जी, एक बड़ा अहम महत्वपूर्ण सवाल हयात उमर साहब ने उठाया और ये कहा कि भाई कोई न्यायिक आयोग का गठन हुआ जांचों के लिए, ठीक बात है।
वो कह रहे कि क्या ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि है सरकार का इशारा है ठोक दो, पॉलिसी है क्या, कोई इंटरनल संकेत है क्या, इस तरह के सवाल तो उठ रहे हैं। ये ऐसा प्रश्न है जिसको मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। जो पुलिस एक्शन है उस पर मैं आपको बताऊं कि न्यायिक आयोग क्या हर इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और जो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है वो उसको न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मजिस्ट्रेट जैसे ही कहा जाएगा तो एक तरह से वो न्यायिक अधिकारी के रूप में ही जांच करता है, और तमाम ऐसे इनकाउंटर्स हैं जिस पे न्यायिक आयोग बने और उस पर जांच भी हुई। वो एग्जैक्ट इस समय मुझे याद नहीं है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी चीजें जो कि अपडेट नहीं रहती तो वो मैं नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन न्यायिक आयोग भी जांच करते हैं। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो कंपलसरी है, हर इनकाउंटर की होती है, और वो मजिस्ट्रेट सेपरेट एजेंसी है तो उसकी जांच को भी हम ये नहीं कह सकते कि वो भी क्वेश्चनड है। और उस मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की, और दूसरी बात है कि यदि कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी एक तीसरी एजेंसी या दूसरा थाना जांच करता है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी प्लस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन तीनों का गहन परीक्षण एनएचआरसी द्वारा किया जाता है, और इन तीनों के ही आधार पे एनएचआरसी ये तय करता है कि पुलिस एक्शन जस्टिफाइड था या नहीं जस्टिफाइड था। ठीक है मनोज यादव जी, जयप्रकाश जी ने कहा तो सीधा साधा मामला है, कहीं कोई ये तो पुलिस इस तरह नियम कायदों से काम करती है, और इन नियम कायदों पर क्यों आप लोग सवाल उठाते हैं? तो नियम कायदे से होता है सारी चीजें। पुलिस नियमों के विरुद्ध कहाँ जाती है, और पुलिस कभी ये बात कहने लगेगी कि मैंने नियम को तोड़ा। लिखा पढ़ी में कहीं कुछ टूट होती है क्या? वो तो सब लिखा पढ़ी तो बड़ी दुरुस्त की जाती है। जब सवाल उठते हैं, जब विपक्ष सवाल उठाता है तब बातें सामने आती हैं, और जब पत्ते खुलती हैं तो कोई हैदराबाद में केस होता है, एक डॉक्टर के साथ रेप होता है और इसके बाद इनकाउंटर ताबड़तोड़ कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ के तरह ही वहां के मुख्यमंत्री उस तरह की कोशिश करते हैं, क्या होता है? वो सारा इनकाउंटर टीम आज जेल में सड़ रही है, नहीं सड़ रही। और बड़ा मतलब इस पे तो आश्चर्यचकित, इसको आठवां अजूबा माना जाना चाहिए कि 18,000 इनकाउंटर, 200 से ज्यादा उसमें अपराधियों की जान गई, और यहाँ का न्यायिक आयोग, मजिस्ट्रियल जांच कहीं एक पेंसिल की नोक के बराबर भी कहीं ब्लैकेस्ट नहीं पाई गई। ये तो बड़ा मतलब, इसको मैं आठवां अजूबा समझता। और मानवाधिकार से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं संस्थाएं हैं अभी सब सुप्ता अवस्था में है दुर्गेंद्र। तो जब हम होंगे और कुछ हो जाएगा तो सब त्राइमाम हम जग गए, हम जग गए, हम जग गए, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सब होने। ये हम आपको बड़ी ईमानदारी के साथ बता रहे हैं। लेकिन हम जो बात अभी वर्मा जी ने कही, हमने ये बात नहीं कही, हमारी ये सोच नहीं, हमारी पार्टी के प्रवृत्ति नहीं है। हमने कहा कि अगर उन अपराधियों की प्रवृत्ति गोली मारने की होती, मेरी बात समझिएगा, तो उनके पे आपराधिक इस तरह के भी मामले होते, उनके मुकदमे हत्या के होते, उन पे इस तरह की चीजें होती जैसा कि वहां पे उस समय गोली नहीं चलाई गई। और अमूमन ऐसा अपराधी करते नहीं है, गोली जरूर चलाते हैं, हत्या भी करते हैं, लूट में, ये बात मैंने देखा। लेकिन उस घटना में जब नहीं पाया गया तो मेरा एक सवाल उठा, मौत वाले को छोड़ देते हो और जो मौत वाला नहीं है, जो हत्यारा नहीं है, उसको मार देते हो। इसको जानते हो क्या पॉलिसी कहते हैं? कि एक व्यक्ति को बैठाला गया है एसटीएफ का चीफ बना के बहुत लंबे समय से, और एक डीसीपी रैंक का व्यक्ति है, सेकंड जो होते हैं सीओ रैंक के, उसको भी शाही डी के शाही को भी बैठाया गया। यानी कि टीमिंग बनाई गई है कि जो योगी आदित्यनाथ के ख्वाब है उनको पूरा किया जाएगा इनके द्वारा। ये है पूरी ऐसी बातें करें मनोज यादव, किसी मुख्यमंत्री का ख्वाब क्या हो सकता है कि किसी को उसकी जान ले ले? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये मेरी बात पूरी होती है। एक लाइन, इतने अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में, एक जाबाज, नवनीत सिकेरा से बेहतर कौन सा आईपीएस अधिकारी है जो सच्ची मुठभेड़ करने में कभी पीछे नहीं रहा? और भी तमाम सारे अधिकारी हैं, सिर्फ 2 लोग, वो भी उन्हीं की जाति वाले। आप भी जाति वाला बताओगे? अच्छा, अपनी जाति वाला बताओगे आप? मतलब नवनीत सिकेरा को भी सिकेरा लिख लिया तो यादव नहीं है। नवनीत सिकेरा 3 बार अपना नाम बदल चुके, एक बार वाई नवनीत लिखते थे, फिर नवनीत यादव लिखने लगे, फिर नवनीत सिकेरा लिखने लगे। तो अब आपको भी उसी में अच्छाई दिखेगी। अगर उनको दिख रही तो आपको भी दिख रही है।
अरे किसी पंडित जी को बता दो, किसी वर्मा जी को बता दो, किसी हयात उमर नाम की बिरादरी का बता दो। देखिए एक बात जयप्रकाश जी को बता दो कि बड़े अच्छे अधिकारी थे। रुक जाइए, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। अरे सबसे ज्यादा तो समय आपने लिया, ये गलत आरोप मत लगाओ मनोज भाई। सबसे ज्यादा समय आपको, बोलिए हम बैठ जाते हैं। वर्मा जी ने हम पे आरोप लगा दिया कि हम चाहते थे कि वहां गोली चले। आप अगर वर्मा जी की पीड़ा है, पीड़ा। देखिए हमको कह लेने दीजिए, आपराधिक प्रवृत्ति और सोच जिस नेता की होती है वो वही कृत्य करता। समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच और उनका पूरा जितना कैरियर है वो बिल्कुल बेदाग है। ना उनपे तमाचा मारने का भी कोई आज तक कोई रिकॉर्ड उनके नाम नहीं उपलब्ध है थाने में। सहमत है। और जो मुख्यमंत्री है उनपे दंगा से लेके 307 से लेके और पता नहीं कितने गंभीर अपराध के मुकदमे ये यूं ही नहीं लिख दिए जाते, यूं ही नहीं लिख दिए जाते। ये राजनीतिक मुकदमे हैं मनोज यादव। नेताजी के पर बहुत मुकदमे थे, क्या बात कर रहे हो? राजनीतिक मुकदमे हैं योगी जी पर। आप क्या गगन जी कहना चाहते हैं? राजनीतिक मुकदमे मेरे ऊपर दिए। जो राजनीतिक होते हैं उन पर धरना प्रदर्शन के मुकदमे होते हैं, उन पे इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर को इधर उधर कर दिया, जाम लगा दिया, सड़क पे जाम कर दिया। धन्यवाद मनोज यादव। ज्यादा वक्त नहीं है, एक छोटा सा कमेंट मैं गोविंद वर्मा जी से लूंगा। गोविंद वर्मा जी, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे, और अखिलेश यादव व्यापारियों के साथ कैसे खड़े हों? दुर्गेन जी आपको बताएं कि व्यापारी जो वर्ग है, कोटे तबके का व्यापारी तो इस समय जो है भुखमरी के कगार पर है इस सरकार में जी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूं जी। अगर भाजपा चाहे तो जमीनी इंक्वायरी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में करा ले। ये सरकार टॉप पूंजीपतियों की और टॉप के अधिकार अपराधियों की। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल सत्यता बता रहा हूँ दुर्गेन जी। अरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरे, ये इस पर चर्चा कर लेंगे किसी दिन, इस पर चर्चा कर लेंगे भाई। अनगिनत शहर अभी हमारी डायरी में लिखे रखे हैं। अरबों रुपए की लूट हो चुकी है, अरबों रुपए की सुनारों। मनोज यादव सिफारिश कर रहे हैं कि वर्मा जी को बोलने दो, क्योंकि उनको सूट कर रहे हो आप। जिसे हम ये भी कहना चाहते कि हमने आरोप लगाए, आपने जो कहा था कि शोरूम में क्यों नहीं उन्होंने चलाई गोली, लेकिन मनोज जी ये वादा है हमारा, आप 5 सुनार जो है विधानसभा पहुंचा दीजिए, अपने मुख्यमंत्री जी से कह दीजिए जाकर के पूर्व में, और उसके बाद बता देना। अरे वर्मा जी को मिलवाओ यार, मनोज यादव वर्मा जी को मिलवाओ, बहुत सारी बातें इनके पास भाई, ये सुधार की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और अखिलेश यादव से मिलेंगे, इनको मिलवाओ, ये पूरे प्रदेश का बताएंगे व्यापारियों को कैसे कल्याण होगा। मैं ऑन डिबेट कह रहा हूँ, आप लखनऊ आइए, मेरा नंबर दुर्गेन जी से ले लीजिएगा और आपको मैं मिलवाऊंगा। सुनार जाएंगे, सुनार कम्युनिटी के लोग जाएंगे सदन में। जब मैं लखनऊ पहुंचाऊंगा तो या तो आप नहीं मिलेंगे, आप यहाँ मिलवाएंगे नहीं। ना मनोज यादव मिलेंगे। मैं गोविंद वर्मा जी, गोविंद वर्मा, मैं मनोज यादव की मैं गारंटी लेता हूँ, ये मिलेंगे। है तुम्हारे सेकंड में अंतिम टिप्पणी आप जानते नहीं है वर्मा। मैं समझ गया, मैं बता दूंगा इनको। है तुम्हारे 5 सेकंड, बहुत जल्दी से। कैसे सुधरे, कैसे स्थिति सुधरे, ये स्थिति कैसे सुधरे, पुलिस काम कैसे करे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एनकाउंटर पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों जातीय राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन पुलिस को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए और कम से कम उसको अपनी छवि पाक साफ रखनी चाहिए। एनकाउंटर जेन्युइन हुए इस बात का है और अब सवाल ना उठे इस बात का उसे। बहुत शुक्रिया है तुमर साहब, बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, मनोज यादव, अनिल शुक्लवारसी, गोविंद वर्मा और अरुण अवस्थी, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत आभार उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा और अहम सवाल, काम ऐसा किया जाए इस पे सवाल ना उठे, और कहीं ना कहीं तो चीज़ें गड़बड़ होती हैं जिसकी वजह से लोगों को कहने का मौका मिलता है। बड़ी बात कि भाई मुलायम सिंह के कार्यकाल में ऐसा तो है नहीं कि राजनीति तब थी नहीं, मायावती के कार्यकाल में भी राजनीति होती थी। आज इनकाउंटर क्यों इतना विवादित होते जा रहे हैं, क्या वजह है? सवाल है। नमस्कार।